Good afternoon to all of you, dear students. Today we are going to discuss a topic of BSc first semester, Unit 3rd, Superposition of Harmonic Oscillators. The topic is Helmholtz resonator, LC circuits, and vibration of magnet. So all these topics are covered today's lecture. So first of all, we will see Helmholtz resonator. So what is the Helmholtz resonator? आप देख सकते हैं कि इसका फिगर यहाँ पर लिया हुआ है। इसमें एक खोखला बर्तन होता है, एक हॉलो वेसल है, जो कि ये एक खोखला बर्तन आपको दिख रहा है ना। इस बर्तन में एक छोटी सी पतली गर्दन होती है, आपको दिख रही होगी। ये इसका जो है छोटा सा पतला सा इसका जो नेक है वो है, जिसका एरिया हमने सपोज कर लिया है कितनी है, ए है। और इस नेक जो है उसकी लेंथ जो है वो हमने सपोज कर ली है कितनी है, एल है। ओके और इसका जो जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में एक होल है, एक छोटा सा छिद्र है जो आप देख रहे हैं, ये वाला है ना। और ये जो हमने रिजोनेटर लिया है, जो हेल्महोल्ट्ज रिजोनेटर हम जिसको कह रहे हैं, उसका जो वॉल्यूम है वो हमने क्या लिया है, V ले लिया है। अब हम क्या करते हैं, इसका यूज क्या है एक्चुअल में? इसका यूज ये है कि जो इसकी नेक है, ये वाला पोर्शन जो है, उस नेक के पास हम जो है वो किसी साउंड वेव को अगर हम लेते हैं, यहाँ पर अगर हम कोई साउंड लेते हैं तो उस साउंड की हम फ्रीक्वेंसी जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ हम अगर कोई साउंड क्या करते हैं, लेते हैं, और तो उस साउंड की जो फ्रीक्वेंसी होगी, उसकी जो आवृत्ति होगी, उसे ज्ञात कर सकते हैं, है ना। जब कभी भी जो भी साउंड हम इसमें इंसिडेंट करते हैं, जिस किसी भी वेवलेंथ की जो साउंड है या फ्रीक्वेंसी की जो साउंड है उसमें इंसिडेंट करते हैं, वो इसके अंदर जो एयर है, यहाँ पर जो वायु भरी हुई है, उस वायु के कंपन के कारण, उसके वाइब्रेशन के कारण जो फ्रीक्वेंसी जनरेट हुई होगी, उसकी फ्रीक्वेंसी के यदि बराबर हो जाती है तो हम कहते हैं कि दैट इज कॉल्ड द रिजोनेंस। आपने पढ़ा है रिजोनेंस या अनुनाद। अनुनाद मतलब जब कभी भी किसी पदार्थ की या किसी वस्तु की जो फ्रीक्वेंसी होती है, स्वाभाविक आवृत्ति होती है, यदि वो उसको दी गई आवृत्ति के बराबर हो जाती है तो अनुनाद होता है। हम अनुनाद के बारे में पहले क्लास 11th में बहुत ज़्यादा चर्चा कर चुके हैं, ठीक है। अब अनुनाद उत्पन्न होता है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है, जो यहाँ जो छोटा सा छिद्र है, यहाँ जब अपना हम एयर रखते हैं, अपना जब हम कान रखते हैं, तो उस कान में हमें तीव्र ध्वनि सुनाई देगी। क्योंकि आपको मालूम है कि जब रिजोनेंस होता है या जब अनुनाद होता है तो बहुत अधिक क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड जनरेट होता है, यानी कि अधिक तेजी से जो साउंड होता है वो यहाँ पर हमें सुनाई दे सकता है। तो हमारे पास आप देख सकते हैं ये जो वेसल है, उसका लेंथ, जो उसके नेक की लेंथ हमने L ली है, उसका एरिया B लिया है, और उसका जो वॉल्यूम है वो हमने क्या लिया है, V लिया है। तो जैसे ही हम इसमें कोई वेव क्या करते हैं, इंसिडेंट करते हैं, तो डेफिनेटली यहाँ क्या है, आपका एयर भरा हुआ है, तो जरूर वो उसे क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा। तो सपोज कि वो उसने x जो एयर है उसको x तक डिस्प्लेस किया, इसका मतलब प्रेशर डाला। हमारी तरंग ने उसके अंदर जो वायु तरंग थी उस पर क्या डाला, प्रेशर डाला, और प्रेशर डालने से उसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, x हुआ। तो जरूर यहाँ पर जितनी एयर थी वो दब गई होगी, तो एयर के वॉल्यूम में क्या आई होगी, कमी। तो एयर के वॉल्यूम में जो कमी आई है ना, उसे हम कह सकते हैं कि वो अब हो चुका है a इंटू एक्स। कितना एयर जो हुआ वो क्या हो गया, उसका वॉल्यूम जो होगा उसमें जो कमी आएगी वो a इंटू एक्स हुई। लेकिन आप देख सकते हैं कि जब इस पर इंसिडेंट की गई आपकी वेव, तो जरूर उस पर कुछ प्रेशर लगा होगा। तो जो प्रेशर होगा उसको हमने क्या एज्यूम किया है, एक्सेस प्रेशर जो है वो P एज्यूम किया है। नाउ हम ये जानते हैं कि जो इलास्टिसिटी होता है, वॉल्यूम इलास्टिसिटी कोफिशिएंट, वॉल्यूम कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी जो होता है, या प्रत्यास्थता गुणांक जो होता है, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, उसे हम डिफाइन करते हैं प्रतिबल बट्टे विकृति। और विकृति में -V अपॉन हम क्या ले सकते हैं, कैपिटल V। अब -V यहाँ पर जो हम दर्शाए हैं, एक्चुअल में वो चेंज को दर्शा रहा है। मैं इसे डेल V ले लेता हूँ, है ना, स्मॉल v की जगह पर, क्योंकि मैंने यहाँ पर डेल लिखा है। तो उस कंडीशन में अगर हम प्रेशर फाइंड आउट करना चाहते हैं यहाँ से, तो जो प्रेशर होगा वो प्रेशर एक्चुअल में जो इलास्टिसिटी कोफिशिएंट है क्या, K, और उस K के साथ हमारा जो माइनस ऑफ डेल V है, यानी कि आयतन में कमी हुई है, तो माइनस ऑफ डेल V अपॉन कितना होगा, कैपिटल V के इक्विवेलेंट होगा, ठीक है। जहाँ पर K जो है वो आयतन प्रत्यास्थता गुणांक है, किसमें,
वायु में जो आयतन प्रत्यास्थता गुणांक होता है वो है। अब हम ये बोल सकते हैं कि जो भी एक्सेस प्रेशर लग रहा है उसके कारण जो गर्दन में भरी वायु है उस पर कोई फोर्स भी लग रहा होगा, तो वो फोर्स इक्वल टू हमको मालूम है कि प्रेशर इनटू क्या होता है एरिया, क्योंकि प्रेशर इक्वल टू एरिया फोर्स अपॉन एरिया, तो यहाँ पर हम एरिया का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो के इंटू माइनस ऑफ डेल वी अपॉन वी, उसके साथ प्रोडक्ट हो जाएगा किसका, एरिया का। करेक्ट। अब हमने डेल वी की वैल्यू स्टूडेंट्स निकाली है, यहाँ पर देखिए a इंटू एक्स, तो उसे हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस ऑफ के एक्स, और ऊपर में आ जाएगा आपका a इंटू ए, दैट मीन्स ए स्क्वायर अपॉन कितना आएगा, v आ जाएगा। ये वैल्यू एक्चुअल में किसकी आ जाएगी, फोर्स की वैल्यू आ जाएगी। करेक्ट है। तो ये वैल्यू फोर्स की हो गई। अब हम अगर बोलें कि वायु का अगर एयर जो है उसका कोई डेंसिटी भी होगी, तो उसकी डेंसिटी को हमने कितना एज्यूम किया है, सपोज कीजिए कि रो एज्यूम कर लिया है एयर की डेंसिटी को। तो डेंसिटी हमने क्यों ली, क्योंकि अगर हमको मास फाइंड आउट करना होगा तो मास इक्वल टू क्या होगा, तो हमें मालूम है कि जो मास होता है वो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी होता है ना। तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी होता है, तो वॉल्यूम इक्वल टू हमारे पास जो है वो फिलहाल अगर उस नेक का ले रहे हैं, उस गर्दन का ले रहे हैं, तो ए इंटू कितना होगा एल, और ये इसका हो जाएगा डेंसिटी, जिससे m इक्वल टू ए इंटू एल इंटू रो, ये वैल्यू आएगी हमारी m की। आगे हम और चलते हैं कि हमने ये देखा है कि जो फोर्स होता है एक्चुअल में वो होता है मास इंटू एक्सीलरेशन। करेक्ट। तो अगर मैं मास ले रहा हूँ और डिस्प्लेसमेंट के थ्रू मुझे एक्सीलरेशन लेना है, तो मैं लूँगा d2x बाय dt2, कुछ इस प्रकार का मैं एक्सीलरेशन लूँगा। करेक्ट है। तो ये हमारा हो गया मास इंटू एक्सीलरेशन फोर्स। अब ये जो फोर्स है हमारे पास एक सेकंड इक्वेशन है, क्योंकि फोर्स हम पिछले में भी निकाल चुके हैं फर्स्ट इक्वेशन में, और वो हमारा जो फोर्स आया था वो एक्चुअल में आया था माइनस ऑफ के, अभी जो पिछले स्लाइड में हमने देखा था, मैं यहीं पर फिर से उसे लिख रहा हूँ, के ए स्क्वायर अपॉन इंटू एक्स अपॉन वी। ये हमारा फोर्स आया था इक्वेशन नंबर 1, जो मैंने वहां पर 1 नहीं दिया था। ठीक है। अब हम देख सकते हैं कि इन दोनों इक्वेशन में फोर्स है भाई, दोनों को लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड को अगर हम इक्वल कर लें तो उस कंडीशन में हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो होगी m d2x बाई dt2, ये वैल्यू आएगी m d2x बाय dt2 या dt स्क्वायर भी आप कह सकते हैं, इक्वल टू आएगा माइनस ऑफ के x इंटू ए स्क्वायर, ये ए स्क्वायर अपॉन, ये वैल्यू फिर से यहाँ पर हमने लिख दी। अब हम इसे सिंप्लीफाई कर लें। हमको m की वैल्यू पहले से पता है, पिछले स्लाइड में हमने देखा द्रव्यमान बराबर आयतन, यानी कि a इंटू एल इंटू रो, ये हमारी वैल्यू थी, है ना, a इंटू एल इंटू रो। यहाँ पर है आपका d2x अपॉन dt स्क्वायर, या dt2, यहाँ हम प्लस ले लेते हैं क्योंकि इसे ट्रांसफ़र करते हैं, जिससे हमारे पास जो वैल्यू आती है वो आती है के एक्स ए स्क्वायर, या एक्स को सेपरेट कर सकते हैं, अपॉन वी इक्वल टू 0। तो एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनने वाला है। अब हम इसमें से क्या करते हैं, इसके कोफिशिएंट को d2x बाई dt2 जो है उसका जो कोफिशिएंट है उसको हम 1 करने की कोशिश करेंगे। इसका मतलब हमें ए एल रो से इसे क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। तो जब हम ए एल रो से इसको डिवाइड करेंगे तो d2x बाई dt2 ये होगा। करेक्ट। प्लस जब हम इसे ए एल रो से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, के होगा। ठीक है। ए स्क्वायर होगा क्या, नहीं, के होगा, फिर क्या होगा, ए के कट जाएगा, या मैं लिख दे रहा हूँ अभी आप समझ लीजिए, ए स्क्वायर एक्स, फिर यहाँ पर आ जाएगा ए, ये होगा एल, ये होगा रो, और यहाँ होगा वी इक्वल टू कितना होगा 0। अब यहाँ से क्या क्या चीज़ें कैंसिल होगी ये आप देख सकते हैं। सबसे पहले तो आपका कैंसिल होगा, एक ए आपका यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ये ए और ए दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो गए। उसके बाद के ए एक्स हमारा बचा और वी एल इंटू रो बचा हुआ है। ठीक है। तो अब हम इसे लिख सकते हैं, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इसे, देखिए, दिस इक्वेशन इज d2x विल बी अपॉन dt2, ये होगा। ठीक है। प्लस ऑल दिस थिंग्स आर ओमेगा स्क्वायर सपोज हमने किया। करेक्ट। क्योंकि फंक्शन x का है तो हमने x लिखा इक्वल टू 0।
दैट मीन्स ये जो पूरा पोर्शन है ना हमारा, उसको हमने क्या ले लिया है, ओमेगा स्क्वायर, वेयर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू जो एंगुलर फ्रिक्वेंसी होती है उसका स्क्वायर है k इंटू ए, करेक्ट है, एल रो इंटू वी, ये एक्चुअल में ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू है। अब इस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू से हम ओमेगा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये तो बात थी, ये इक्वेशन को देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये इक्वेशन जो है वो एक सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन का, ऑसिलेटर का इक्वेशन है। इससे हमें ये समझ में आता है कि जो इसके ऑसिलेशन होते हैं वो भी सिंपल हार्मोनिक मोशन को शो कर रहा है, डिफरेंशियल इक्वेशन को शो कर रहा है। तो जो इसके ऑसिलेशंस होते हैं हेल्महोल्ट्ज़ अनुनादक के या रिजोनेटर के, वो कैसे होते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन में होते हैं। अब आप इससे चाहें तो ओमेगा निकाल सकते हैं, तो ओमेगा की वैल्यू आप ले लेंगे इसको रूट में और टोटल वैल्यू, जिससे आपको एंगुलर फ्रिक्वेंसी की वैल्यू मिल जाएगी। एंगुलर फ्रिक्वेंसी से आप इसकी लीनियर फ्रिक्वेंसी भी फाइंड आउट कर सकते हैं, एल रो इंटू वी। लीनियर फ्रिक्वेंसी फाइंड आउट करने के लिए आपको मालूम है न्यू इक्वल टू ओमेगा अपॉन 2 पाई होता है, तो इस ओमेगा अपॉन 2 पाई आप ले लीजिए, तो वो आपकी लीनियर फ्रिक्वेंसी आपको मिल जाएगी। दैट मीन्स 1 अपॉन कितना हो जाएगा यहाँ पर, 2 पाई हो जाएगा, और उस 2 पाई के साथ ये पूरी वैल्यू जो है वो हम ले सकते हैं के ए, ओके, स्क्वायर रूट एल रो इंटू वी। अगर आपको टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है तो जस्ट इसका क्या हो जाएगा, ऑपोजिट हो जाएगा। आप टाइम पीरियड भी इसमें से क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। उससे पहले एक और चीज़ मैं इसमें बता दूं कि जो हमारे पास के अपॉन रो की जो वैल्यू होती है, के अपॉन रो, उसको हम लिखते हैं स्पीड, वी एस से इंडिकेट करते हैं के अपॉन रो को। स्क्वायर रूट ऑफ के अपॉन रो जो है, के अपॉन रो जो आपने क्लास 11th में आपने ध्वनि की चाल के लिए जो व्यंजक प्राप्त किया था, वो एक्चुअल में के अपॉन रो आता है, जो कि वायु में ध्वनि की चाल को शो करता है। तो जब आप इसकी वैल्यू फ्रीक्वेंसी ही फाइंड आउट करना चाहेंगे, इसे मैं कट कर दे रहा हूँ, और अगर हम फ्रीक्वेंसी ही फाइंड आउट करना चाहें तो ये फ्रीक्वेंसी जो होगी वो कुछ ऐसी आएगी, वी एस आपका बाहर आ जाएगा अपॉन 2 पाई, ये हो जाएगा, ठीक है, और स्क्वायर रूट के अंदर होगा ए अपॉन बी इंटू एल, ये। अब आप टाइम पीरियड फाइंड आउट करना चाहते हैं तो जस्ट इसका आप क्या ले सकते हैं, ऑपोजिट ले सकते हैं, और टाइम पीरियड की वैल्यू में ये 2 पाई होगा, ठीक है, अपॉन कितना हो जाएगा, वी एस हो जाएगा, ये वी एस, और स्क्वायर रूट में जस्ट ऑपोजिट ले लीजिए, वी एल अपॉन। सो दिस इज द डेरिवेशन फॉर द हेल्महोल्ट्ज़ अनुनादक। तो आपको समझ में आ गया है, जिससे ये समझ में आ रहा है कि जो टी होगा या न्यू होगा, ये सभी चीज़ें जो होंगी वो एक्चुअल में जो फ्रीक्वेंसी होगी वो डिपेंड करती है एल पे, रो पे और वी पे। दैट मीन्स अगर डिफरेंट शेप के हम अनुनादक लेंगे, रिजोनेटर लेंगे, तो डिफरेंट आपका जो होगा उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी या स्वाभाविक आवृत्ति जो होगी वो अलग अलग होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है आपका एलसी सर्किट, एन ऑसिलेशंस ऑफ डिस्चार्ज ऑफ कंडेंसर। डू यू नो अबाउट द कंडेंसर? आप सभी जानते हैं ये इंडक्टर है, ये कंडेंसर है। यहाँ एल मैंने लिख दिया गलती से, ये एक्चुअल में ई है, ई। दैट मीन्स यहाँ पर एक बैटरी लगाई गई है जिससे इस कंडेंसर को हम क्या करते हैं, चार्ज करते हैं। तो सिंपल जो है एलसी संधारित्र दिख रहा है आपको, एक ये संधारित्र जो है एकदम सिंपल सी बात है, इससे हम विद्युत दोलन प्राप्त करते हैं। क्योंकि एलसी सर्किट में आपने पढ़ा है इसे कि जब कभी भी हम इस स्विच को ऑन करेंगे, कि स्विच को ऑन करेंगे भाई, इस की को हम ऐड कर देंगे तो कैपेसिटर क्या होगा, चार्ज हो जाएगा। जब वो चार्ज हो जाएगा तो हम इसे क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। अब मैं इसे रिमूव कर रहा हूँ तो ये रिमूव हो गया, और रिमूव होने के बाद फिर मैं इसे कनेक्ट कर दूँ, जब तो इसे कनेक्ट करूँगा तो फिर ये डिस्चार्ज होगा, डिस्चार्ज होकर ये क्या होगा, चार्ज होगा, और ये प्रोसेस क्या होगा, चलता रहेगा इसका। यानी कि एक बार हमने ईएमएफ दिया है तो कंडेंसर चार्ज होगा, फिर वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होगी वो मैग्नेटिक एनर्जी में एल के पास चली जाएगी, फिर मैग्नेटिक एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो हमें जो ऑसिलेशंस मिलेंगे वो इलेक्ट्रिक ऑसिलेशन, या जिसे हम कहते हैं विद्युत दोलन, यहाँ पर क्या होंगे, मिलेंगे। तो ऐसे दोलन को हम क्या कहते हैं, विद्युत दोलन कहते हैं, ठीक है। अब एट टी इक्वल टू 0 पर यदि हम कहें, मैं थोड़ा सा इसे इरेज कर दूं, ये सबको आप समझेंगे फिर से इसे हम, ठीक है। एट टी इक्वल टू हमने 0 लिया कि कैपेसिटर जो है उस पर जो चार्ज था वो कितना है, सपोज Q है। तो उस कंडीशन में उसमें जो फ्लो होने वाली करंट होगी, है ना, उसमें जो फ्लो होने वाली करंट अगर हम फाइंड आउट करना चाहें तो जो करंट होगी वो करंट कैसे डिफाइन होगी ये देखते हैं। तो करंट डिफाइन करने के लिए सबसे पहले हम चलते हैं V के पास। तो V इज इक्वल टू C इज इक्वल टू होता है Q अपॉन V। तो V इज इक्वल टू क्या होगा, Q अपॉन C। तो अगर चार्ज Q है तो Q अपॉन कितना हम ले लें उसे,
सी, चार्ज होने के बाद। तो सबसे पहले हमने Q अपॉन सी लिया है एट एनी टाइम t इक्वल टू टी पर, चार्ज चेंज हुआ है। एट एनी टाइम t इक्वल टू 0 पर हम ये मान लेते हैं कि जो चार्ज था वो कितना था, Q0 था। एट टाइम t इक्वल टू टी पर हमने चार्ज लिया Q, तो V की वैल्यू आ गई कितनी, Q बाय C आ गई, है ना। और हमें ये भी मालूम है कि V अगर हम L पर फाइंड आउट करेंगे तो वो माइनस L di बाय क्या होता है, dt, ये भी हमने पढ़ा है। आपने इंडक्टर का कॉन्सेप्ट जब हमने पढ़ा था प्रेरकत्व के बारे में, तब हमने ये भी पढ़ा है, ठीक है। अब चूंकि डिस्चार्ज जब होता है तो कोई भी बाह्य विद्युत परिपथ जुड़ा है क्या, ईएमएफ है क्या, नहीं है। तो डिस्चार्ज के दौरान ये तो डिस्कनेक्ट हो जाता है, ये इलेक्ट्रिसिटी तो नहीं रहती है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहती, इसका मतलब ईएमएफ की वैल्यू 0। तो अगर हम इसमें किरचॉफ्स लॉ लगाते हैं तो उस कंडीशन में दोनों वोल्टेज जो होंगे उसका सम होगा, तो एक की डायरेक्शन इधर है और दूसरे की डायरेक्शन भी इधर है। इसका मतलब ये कुछ इस तरह से होगा। इसकी मीनिंग ये हुई कि हमारा Q बाय सी जो है, Q बाय सी किरचॉफ्स लॉ लगाते हैं, माइनस हम लिख सकते हैं L di बाय डी टी, L di बाय डी टी इक्वल टू कोई EMF है क्या, नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि भाई कनेक्शन ही नहीं है। सो Q बाय सी तो आपका सेम रहेगा, लेकिन L अपन डी बाई डी टी ऑफ I करना है, और I के बारे में हम जानते हैं कि dq बाई डी टी को हम क्या कहते हैं, जनरली I, चेंज ऑफ रेट ऑफ चार्ज इज इक्वल टू करेंट, देन dq बाई डी टी इक्वल टू व्हाट, 0, ये वैल्यू आएगी। अब अगर हम और इसे सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो Q बाई सी होगा, ठीक है। अब ये dq बाई डी टी भी कैसा होगा, माइनस हो गया, क्योंकि डायरेक्शन कैसी है, ऑपोजिट है, तो Q बाई सी प्लस हम लिख सकते हैं L d2q बाय डी टी, सिंपल, इक्वल टू 0, ये वैल्यू हो जाएगी इसकी, तो d2q बाय डी टी इज इक्वल टू 0। नाउ द डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमको बनाना था वो हमें यहाँ से मिल सकता है। कैसे मिल सकता है, अब आप देखिए ये L है, L से हम डिवाइड कर देते हैं इसे, तो हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा वो कैसा होगा, चलिए देखें। तो हम ले लेते हैं पहले d2q बाय d2q बाय dt2 प्लस 1 अपॉन L इंटू सी इंटू क्यू इक्वल टू 0। सिंपल, देखिए बहुत ही इजीली आपने देखा ये इक्वेशन आ गया। अब इस इक्वेशन में ये आपका प्लस है ना, t नहीं है, प्लस है। इस इक्वेशन में देखिए q के बगल में जो भी है उसे हम ओमेगा अगर एज्यूम कर लें तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी d2q बाय d2q बाय dt2, ओके, प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू q इक्वल टू 0। This equation is what? This equation shows the equation of the simple harmonic oscillator। तो हम कह सकते हैं कि ये समीकरण जो है वो स्पष्ट करता है कि संधारित्र का जो विसर्जन होता है वो सरल आवर्तिक प्रकृति का होता है। The discharge of the condenser is like a simple harmonic nature। So अब हम ये बात करें कि इसमें अगर हमको जो ऑसिलेशंस मिलते हैं, इलेक्ट्रिक ऑसिलेशंस मिलते हैं, उसकी अगर हमको फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी हो तो लीनियर फ्रीक्वेंसी इक्वल टू होता है ओमेगा अपॉन 2 पाई, करेक्ट है। और एंगुलर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट की है 1 अपॉन रूट ऑफ एल सी अपॉन 2 पाई, दैट मीन्स 2 पाई रूट ऑफ एल सी, ये वैल्यू आएगी हमारी फ्रीक्वेंसी की। टाइम पीरियड जब जस्ट आप इसका क्या ले लीजिए, ऑपोजिट ले लीजिए, दैट मीन्स 2 पाई इंटू रूट ऑफ एल सी, ये इसका टाइम पीरियड हो जाएगा। दैट्स ऑल। तो बहुत सिंपल है। इसी कड़ी में हम आगे का एक टॉपिक हमारा और है डियर स्टूडेंट्स, जो कि है मोशन ऑफ ए मैग्नेट सस्पेंडेड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। सिंपल सी बात है कि एक दृढ़ आधार से यदि हम एक धागे से एक क्षण दंड चुंबक जो हमारा NS आपको दिख रहा है उसे लटका दें, और यदि इसे हमने एस एन डायरेक्शन, मतलब यहाँ एस है हमारा और यहाँ एन, चुंबकीय याम्योत्तर में ही हमने इसे क्या किया है, टांगा है ना। तो उस कंडीशन में जब हम इसे छोड़ देते हैं तो ये स्थिर हो जाता है। लेकिन जब हम इसे कोई दूसरा मैग्नेट हम ले आते हैं, ठीक है, और n के पास इसका n लाते हैं, तो वो क्या होता है, इसे रिपल्स करता है और फिर इसे क्या करता है, हम हटा देते हैं, जिससे क्या होता है कि ये ऑसिलेशन से स्टार्ट हो जाता है। तो ऑसिलेशन स्टार्ट होता है तो इसमें दो फोर्स कपल लगते हैं, जो कि एक MH होता है, ठीक है, जो इसे वापस लाना चाहता है, और ये MH जो होता है
वो उसके गति के कारण इसको और अधिक आगे की ओर बढ़ाने की कोशिश करता है, जिससे ये कुछ ऐसा मोशन होता है, ऑसिलेटरी मोशन ये करने लगता है। करेक्ट है। अब हम देखें कि इस MH जो फोर्स कपल है उसके कारण जो टॉर्क होता है वो एक्चुअल में होता है, आपने पढ़ा है कि MH क्या होगा, साइन थीटा होगा। MH साइन थीटा ये टॉर्क होता है, जो कि एंगल जो है दोनों मैग्नेट के यहाँ पर दो कंडीशन के बीच का वो थीटा है ना। दो मैग्नेट नहीं है, एक ही मैग्नेट है, सिर्फ वो डिफ्लेक्ट हुआ तब की कंडीशन में ये है। अगर हम बोलते हैं कि एंगल बहुत छोटा है तो उस कंडीशन में जो टाउ की वैल्यू हमारे पास आती है वो m इंटू एच इंटू थीटा आएगी, क्योंकि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा। सपोज ये इक्वेशन नंबर क्या है हमारा 1। ठीक है, अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कि क्या है आगे। हमें मालूम है कि अगर हम बोलें कि जो रॉड मैग्नेट है या जो बार मैग्नेट है, उस बार मैग्नेट का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी होगा, है ना, और वो चूंकि रोटेशनल मोशन कर रहा है तो उसका एक्सीलरेशन भी होगा। तो I इज इक्वल टू हम जानते हैं, सॉरी टाउ इज इक्वल टू हम एक और फॉर्मूला जानते हैं, टाउ इज इक्वल टू होता है आई अल्फा। फ्रॉम क्लास 11th आपने रिलेशन फाइंड आउट किया है ना। और अल्फा की वैल्यू आप पहले भी जानते हैं कि उसको हम लिख सकते हैं d2 थीटा अपॉन dt2, ये अल्फा की वैल्यू होती है ना, यानी कि एंगुलर एक्सीलरेशन इनटू आई। पिछले लेक्चर में भी हमने इसके बारे में पढ़ा था। तो ये हमारा सपोज इक्वेशन नंबर 2 है। तो दोनों इक्वेशन क्या है, टॉर्क को शो कर रहे हैं। ठीक है, तो दोनों के राइट हैंड साइड को हम इक्वल कर सकते हैं बैलेंस कंडीशन में। तो उस कंडीशन में हम लिख सकते हैं कि आई इंटू क्या लिख सकते हैं, आई इंटू d2 थीटा है ना अपॉन dt2 या dt स्क्वायर भी आप बोल सकते हैं इसे, इक्वल टू आई इंटू इक्वल टू एम एच थीटा, या हम लिख सकते हैं कि माइनस ऑफ एम एच थीटा। तो इक्वल टू एम एच थीटा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि टाउ और ये जो डायरेक्शन होगी ये माइनस में होगी, इसलिए माइनस में होगी क्योंकि जो टॉर्क लग रहा है वो पॉजिटिव है, फोर्स लग रहा है वो तो एक डायरेक्शन में, पर जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो कैसा है, अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए। तो उस कंडीशन में माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, जिसे हम लिख सकते हैं एम एच इंटू थीटा इक्वल टू 0। अब हम इसे आई से क्या कर दें, डिवाइड कर दें, ये आई है हमारा, जिससे कोफिशिएंट इसका यूनिट हो जाएगा। सो d2 थीटा ओके अपॉन dt2 प्लस एम एच अपॉन आई इंटू थीटा इक्वल टू 0। नाउ ये एक शेप बन रहा है हमारा, इस पूरे पोर्शन को हम ओमेगा स्क्वायर ले लेते हैं। तो इसे ओमेगा स्क्वायर अगर हम लेते हैं तो उस कंडीशन में हमारे पास जो इक्वेशन बनेगा वो होगा d2 थीटा अपॉन dt2, ये होगा d2 थीटा अपॉन dt2 प्लस ओमेगा स्क्वायर थीटा, सिंपल, ओमेगा स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। सो दिस इक्वेशन इज व्हाट, दिस इज इक्वेशन, ये इसका भी नेचर कैसा हुआ, सिंपल हार्मोनिक का ही नेचर हुआ इसका भी। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जो कोणीय गति होती है, चुंबक जो गति करता है वो एक सरल आवर्त गति है। अब अगर हम इसका टाइम पीरियड फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हम इसका टाइम पीरियड भी फाइंड आउट कर सकते हैं। और ओमेगा की वैल्यू हमारे पास सिंस आ चुकी है कि ओमेगा की वैल्यू जो है वो एम एच अपॉन आई के फॉर्म में आई है, स्क्वायर रूट में, क्योंकि स्क्वायर में था ओमेगा, ये हमारी ओमेगा की वैल्यू आई है। अगर मैं न्यू निकालना चाहूँ तो 1/2 पाई आ जाएगा, क्योंकि 2 पाई नीचे आएगा और फिर ओमेगा ऊपर रहेगा, दैट मीन्स 1/2 पाई इंटू एम एच अपॉन क्या होगा, आई होगा। अगर मैं टाइम पीरियड फाइंड आउट करना चाहूँ तो आप टाइम पीरियड जब फाइंड करोगे तो टी इक्वल टू क्या होगा, 2 पाई रूट ऑफ आई अपॉन एम एच, जो आप पिछली क्लासों में भी कहीं कहीं पढ़े हैं आप, क्लास 12th वगैरह में, आई अपॉन एम एच। सिर्फ यहाँ पर एक ही मकसद है कि जितने भी ऑसिलेशंस आप देख रहे हैं वो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशंस को शो कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि चुंबक का जो आवर्तकाल है वो घूर्णन अक्ष के परित है, चुंबक के जड़त्व आघूर्ण पर भी डिपेंड करता है, ये इस पर डिपेंड करता है, एम पे भी डिपेंड करता है और चुंबकीय क्षेत्र पर भी निर्भर करता है, एम पे एच पे। तो आज का ये लेक्चर जो था उसमें 3 टॉपिक थे पूरे। आई थिंक ये तीनों टॉपिक आप लोगों को समझ में आए होंगे। आप इसे पॉज करके ध्यान से सुनकर इसको समझिए, ये बिल्कुल बहुत इजी टॉपिक है। ओके, थैंक यू वेरी मच।